नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को सुनकर शायद आप सबके भी दिल में एक अजीब सा अनजाना डर बैठ सकता है। आज की ये कहानी यक्षिणी से जुड़ी हुई है। यक्षिणी, जिनको कई लोग कई तरीके से जानते हैं, एक ऐसी शक्ति जो कि आपकी हर तरह से मदद करती है, एक ऐसी शक्ति जिसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल है, एक ऐसी शक्ति जो देवी की तरह हमेशा आपके साथ रहकर आपके हर काम में आपकी सबसे पहले सहायक बनती है, आपकी मार्गदर्शिका बनती है। लेकिन आज की ये कहानी एक ऐसी अलग सच्चाई को दर्शाती है जिससे ये बात पता चलती है कि ज़रूरी नहीं जिस जगह पर, जिस रूप में आपने उनको देखा जाना, सिर्फ सच उतना ही हो। सच शायद उससे कुछ अलग भी हो सकता है। कई बार कई चीज़ें आधी अधूरी जानने पर कितनी घातक हो सकती है, ये बात आज की इस कहानी से पता चलती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की तरफ। आज की कहानी शुरू होती है सूरज के साथ। सूरज, जो कि एक ऐसा लड़का था जो कि अपने परिवार से, अपने प्रियजनों से बहुत बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ और प्यार करने वाला लड़का था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ उसके सारे प्रियजन, सारे अपने उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो चुके थे। अब सूरज पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। सूरज शहर में ही रह रहा था। उसका काम, उसका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ समय तक शहर में काम करने के बाद अब धीरे धीरे, क्योंकि जब वो घर लौट कर जाता उसे कोई भी अपना नहीं मिलता था, इस वजह से सूरज के मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना वो अब इस शहर की भाग दौड़ वाली जिंदगी को छोड़कर वापस अपने गांव में जाकर बस जाए, जहां पर कहने के लिए लोग अपने तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अपनों से ज़्यादा आपके बारे में पूछते हैं, सोचते हैं, जानते हैं, और वहाँ आपका होना ना होना उनके लिए कहीं ना कहीं मैटर करता है। ये तो सच्चाई है। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि वो खुद के अलावा किसी और के बारे में सोच सकें, जान सकें। लेकिन गांव में आज भी ऐसा नहीं है। लोग एक दूसरे से हर तरह से जुड़े हुए हैं। ऐसा ही कुछ सोचकर समझकर सूरज ने आखिरकार ये तय कर लिया, क्योंकि गांव में अभी भी उसका पुश्तैनी मकान, उसकी खुद की बहुत सारी खेती बाड़ी पड़ी हुई थी, जो कि अभी करने वाला कोई नहीं था। सूरज को इन चीज़ों में हमेशा से इंटरेस्ट तो था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये बात कभी समझ में नहीं आई। उसके दादा के गुजरने के बाद उसके पिता ने कभी भी गांव की तरफ दोबारा रुख ही नहीं किया। यहाँ तक कि सूरज के बोलने पर भी वो गांव पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। और आखिरकार अब जबकि सारे डिसीजंस सूरज को खुद से ही लेने थे, तो सूरज ने ये तय कर लिया था कि वो अपने घर, अपने मिट्टी में वापस चला जाएगा। और सूरज ने कुछ ही दिनों में ऐसा ही किया। जो भी काम, जॉब वो कर रहा था, उसने छोड़ दिया। छोड़कर वो वापस अपने घर आ चुका था। वहाँ गांव पर पहुँचने के साथ ही जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाता, हर कोई उससे आता, मिलता, और इस तरह से मिलता
जैसे कि सूरज को वो हमेशा से जानते थे, जबकि सूरज अपने बचपन में भी शायद एक बार ही वहां पर गया होगा। उसके बाद सूरज को कभी दोबारा मौका ही नहीं मिला कि वो अपने गांव जा सके। लेकिन लोग जिस अपनेपन से, जिस प्यार से उससे आकर मिल रहे थे और सारी बातें कर रहे थे, सूरज को ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा था कि वो उन सारे लोगों से आज पहली बार मिल रहा है। कहाँ सूरज को शहर में खाना अकेले ही बनाना पड़ता, अकेले ही बैठकर खाना पड़ता था। लेकिन आज जबकि उसका गांव में पहला दिन था, उसके सामने खाने पीने की चीज़ों की भरमार लगी हुई थी। उसके साथ साथ हर कोई उसमें से एक प्यार से तोड़कर कोई निवाला खिलाता, कोई ये कहता कि बेटा तुम खाना खा लो, हम तब तक यहीं बैठे हुए हैं। सूरज को ये चीज़ें देखकर इतना आनंद आ रहा था कि वो ये चीज़ें अभी तक गांव आने के बारे में सोचने के बाद भी कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा सोच नहीं पाया था। उसे एक अलग ही खुशी अब महसूस हो रही थी। वो अपने इस डिसीजन से बहुत बहुत ज़्यादा खुश था। लोगों की भीड़, लोगों का तांता लगातार लगा ही हुआ था। सुबह से शाम हो चुकी थी और अब शाम के लिए भी उसके पास खाना भी आ चुका था और अलग अलग घरों से खाने का न्योता भी आ चुका था। सूरज की इच्छा थी या तो वो घर पर बैठकर खाए या फिर अपने आस पड़ोस के जानने वालों में से किसी के यहाँ जाकर खाना खाए। लेकिन सूरज ने अभी घर पर रुककर ही आराम करने का तय किया। वो लाया हुआ खाना खा चुका था। खाने के बाद उसने थोड़ी देर तक बागीचे में टहलकर अपना वक्त बिताया और फिर दरवाज़ा लगाकर वो सोने की तैयारी में ही था। जैसे ही बिस्तर बनाकर वो बिस्तर पर लेटा, वैसे ही तुरंत दरवाजे पर आवाज़ हुई। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था और सूरज को ये बात पता थी, लोग यहाँ जल्दी सो जाया करते हैं। फिर भी सूरज ने जाकर बिना पूछे चुपचाप पहले दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही सामने एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी खड़े थे। उन्होंने सूरज को देखते ही सबसे पहले सूरज के सर पर प्यार से अपना हाथ फेरा और उसके दादा का नाम कहते हुए ये बताया कि वो उसके दादाजी के दोस्त हैं। वो दोनों हमेशा साथ साथ रहा करते थे। वो ये बातें सूरज को बताते बताते काफ़ी इमोशनल हो चुके थे। उनकी आंखें भर चुकी थीं। सूरज उनको प्यार से अंदर लेकर आया और ग्लास में पानी लाकर उन्हें पिलाने लगा। दादाजी ने सारी बातें बताने के बाद सूरज को देखते हुए कहा, बेटा लेकिन यहाँ पर तो तेरे पिता नहीं चाहते थे कि तू आए, तू यहाँ कैसे आ गया। इस पर सूरज ने सारी बातें उनको बिना कुछ छुपाए हुए बता दी और सारी बातें सुनने के बाद उन्हें सूरज की बात सही तो लगी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी हिचकिचाहट, एक अजीब सा अनजाना डर नजर आ रहा था जो वो खुलकर बता नहीं रहे थे। लेकिन सूरज को उनके हाव भाव अब थोड़े बदले हुए से लग रहे थे। सूरज को ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ में तो आ गई, लेकिन सूरज के पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया और वो वहाँ से चुपचाप जा चुके थे। थोड़ी देर तक उनके जाने के बाद भी सूरज के दिमाग में उन्हीं की ये सारी बातें चलती रही। लेकिन सूरज काफ़ी देर तक सोचते रहने के बाद भी फिर उसने सोचा, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ लगता है, ऐसा थोड़ी है, होगा कुछ जिसकी वजह से पिताजी, दादाजी ये लोग नहीं चाहते होंगे कि हम लोग यहाँ आए। अब तो आ गए हैं और सब कुछ तो नॉर्मल है, यहाँ से जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और काफ़ी देर तक यही सारी बातें सोचते सोचते, क्योंकि उसकी आदत शहर में देर से सोने की थी, लेकिन आज थकावट की वजह से उसे हर दिन के मुकाबले काफ़ी पहले नींद आ गई। नींद आते ही सूरज को अपने सपने में एक अजीब सी खूबसूरत सी लड़की बार बार
उसके घर में घूमती हुई नजर आ रही थी। उसके पायलों की छम छम की आवाज से पूरा घर गूंज रहा था। और सूरज जब उठकर बैठा, उसने उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की। उस लड़की को वो ढूंढ तो चुका था, लेकिन उस लड़की का चेहरा वो बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के स्थान पर इतनी ज्यादा रोशनी नजर आ रही थी। उस रोशनी में और कुछ नजर आना नामुमकिन था, और सूरज उस रोशनी का पीछा कर रहा था, इस उम्मीद में कि शायद उसे उस लड़की का चेहरा दिख जाएगा। वो बार बार बड़े ही प्यार से सूरज का नाम पुकारा करती, सूरज, सूरज, सूरज। और सूरज इतनी मीठी आवाज, ऐसे पायलों की छम छम में ऐसा खो गया था कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसके घर का दरवाजा तो बंद था। वो घर पर बिल्कुल अकेला था। अचानक ये लड़की कहाँ से आ गई? और तो और वो लड़की उसका नाम कैसे जानती है? सूरज के दिमाग में ये सारे ख्याल अभी आ ही नहीं रहे थे, और बार बार सूरज उस लड़की का पीछा कर रहा था, उसके चेहरे को बस एक बार देखने के लिए, क्योंकि जिसकी आवाज, जिसकी पायलों की छमछमाहट इतनी मधुर है, वो खुद कितनी सुंदर होगी। सूरज सिर्फ एक बार उसकी एक झलक पाना चाहता था, और वो ऐसे ही पूरे घर में घूमते घूमते अचानक घर के बाहर निकल गई। घर के बाहर निकलते ही उसके बागीचे में एक बहुत पुराना, बहुत घना, मोटा नीम का पेड़ लगा हुआ था, जो उसके पिताजी बताया करते थे कि ये उसके दादाजी के समय से भी ज्यादा पुराना पेड़ है, और ये पेड़ शायद दादाजी के पिताजी ने लगाया था। वो अचानक वैसे ही चलती चलती उस पेड़ के अंदर समा गई, और तभी अचानक सूरज की आंख खुल गई। सूरज ने देखा ये सब कुछ और नहीं, बस एक सपना था। ये जानकर कि ये एक सपना था, सूरज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, और वो उसी मुस्कुराहट के साथ दोबारा सो चुका था। और अब ये सिलसिला लगभग हर दूसरे तीसरे दिन हुआ करता। सूरज को बार बार यही एक सपना आया करता था। सूरज अब ये चीज समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या है। उसे आज से पहले तो ये सपना कभी नहीं आया था, लेकिन इस घर में आने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार उसे यही सपना आ रहा है। कहीं इसका कोई मतलब तो नहीं। लेकिन काफी देर तक सोच विचार करने के बाद भी सूरज को इस सपने का मतलब समझना बहुत ही मुश्किल था। अभी तक सूरज को वहां रहते हुए लगभग 20 दिन बीत चुके थे, और इस 20 दिन में उसका एक अच्छा खासा मित्र बन चुका था, जो कि उसके पड़ोस के ही घर में रहा करता था। सूरज ने इस बारे में उससे भी बात की। उससे भी बात करने पर वो भी मुस्कुरा कर रह गया। उसने बस इतना ही कहा, भाई होगी कोई तेरे सपनों की रानी, जो कि तुझे इस तरह से दिख रही है और तुझे तड़पा रही है। जिस दिन तुझे शक्ल दिख जाए उस दिन समझ जाना वो तुझे मिलने वाली है। जब तक शक्ल ना दिखे समझना वो तुझे मिलने वाली नहीं है। और दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। उसने भी मजाक में ये बात आई गई करती, लेकिन धीरे धीरे अब इस सपने के वजह से सूरज को कहीं ना कहीं दिन रात उसी लड़की का ख्याल उसके मन में चलने लगा था। अब धीरे धीरे बारिश शुरू हो चुकी थी। आज बारिश बहुत जोरों की थी, इतनी जोरों की कि सूरज चाह कर भी कहीं निकल नहीं सकता था। आस पड़ोस से ही खाना खाकर वो पहले आ चुका था, और बारिश की वजह से उसने खिड़की, दरवाजे सब कुछ बंद कर रखे थे। लेकिन तभी बारिश बहुत तेज तेज होने की वजह से उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके खिड़की पर कोई बार बार दस्तक दे रहा हो। सूरज ने 2 बार 3 बार
खिड़की खोलकर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। फिर सूरज को ऐसा लगा जैसे बारिश की बूंदों की वजह से ये दस्तक महसूस हो रही है। अब जबकि बारिश इतनी तेज थी, वो कहीं बाहर नहीं जा सकता था। सूरज ने ये तय किया कि वो अब आज जल्दी ही सो जाएगा, और सूरज ने अपना बिस्तर बनाया और बिस्तर पर जाकर लेटा ही था कि तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे खिड़की पर लगातार दस्तक कोई देते जा रहा है। सूरज तुरंत उठकर आया और उसने खिड़की खोलकर देखा। जैसे ही उसने खिड़की खोलकर देखा, खिड़की के ठीक सामने वही नीम का पेड़ पड़ता था। वो उस नीम के पेड़ को अचानक से देखने लगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस नीम के पेड़ के पीछे से हल्की हल्की सी वैसी ही रोशनी आ रही थी, जैसी की रोशनी के साथ वो लड़की उसे अपने घर में घूमते हुए नजर आती है। ऐसा महसूस होते ही सूरज की नजरें उस पेड़ पर पूरी तरह से टिक चुकी थी। सूरज चाहकर भी अपनी नजरें वहां से हटा ही नहीं पा रहा था। सूरज ऐसे ही उस रोशनी को देखते हुए कितनी देर तक बैठा रहा, ये उसे भी अंदाजा नहीं है। शायद आधी रात हो चुकी थी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उस पेड़ की रोशनी बढ़ती जा रही है, और उस पेड़ की रोशनी बढ़ते ही थोड़ी ही देर में उस पेड़ की रोशनी ऐसा लगा जैसे सामने की तरफ आ रही है, और सूरज के देखते ही देखते वो रोशनी अचानक से उस नीम के पेड़ के जड़ में जाकर समा गई। ये सारी चीजें सूरज ने बिल्कुल साफ साफ देखी थी। अब सूरज ने ये जो चीज देखी, उसके मन में ऐसा चलने लगा कि ऐसा क्या है उस नीम के पेड़ में। वो लड़की जब भी उसे सपने में भी दिखती है, वो हमेशा उसी पेड़ में जाकर समा जाती है, और आज तो उसने खुली आंखों से उस रोशनी के रूप में उसे उस पेड़ की जड़ में समाते हुए देखा है। अब सूरज के दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थी। सूरज को हर हाल में अब उस पेड़ के आसपास जाकर देखना था कि वहाँ क्या है, और जो भी है वो सूरज को जानना था। सूरज अब बिस्तर पर जा चुका था, सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो चीजें उसने देखी, महसूस की, उसके बाद सूरज की आंखों से नींद कोसों दूर थी। चाहते हुए भी सूरज को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। सूरज बार बार लगातार करवटें बदल रहा था। आखिरकार आधी रात तो बीत ही चुकी थी, लेकिन फिर भी सूरज को थोड़ी देर में नींद आ गई। अगले दिन जब सूरज की आंख खुली तो सूरज सर पर चढ़ा हुआ था। काफी देर हो चुकी थी। सूरज जब उठकर बाहर दरवाजा खोलकर देखने लगा, बाहर मौसम बिल्कुल साफ था। अब सूरज सबसे पहले चलते हुए उस नीम के पेड़ के पास गया। उसने उस नीम के पेड़ को जैसे ही छूकर देखा, उसे वापस से ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके कानों में धीरे से कोई उसका नाम पुकार रहा हो, सूरज, सूरज। और ये आवाज सुनते ही सूरज के जैसे होश उड़ गए। सूरज ने तुरंत एक झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, और सूरज अब अंदर जाकर जल्दी जल्दी फ्रेश होकर बाहर आकर उस पेड़ को अच्छी तरीके से चेक करना चाहता था। सूरज ने वैसा ही किया। वो थोड़ी ही देर में वापस से बाहर आया, और अब चारों तरफ से घूम घूम कर वो उस पेड़ को देख रहा था। उस पेड़ को लगातार देखते देखते सूरज अब इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि उस पेड़ के आसपास की जगह को देखने के बाद भी सूरज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस पेड़ में ऐसी क्या खास बात है। लेकिन अब सूरज के दिमाग में अचानक से वो बात आई कि वो रोशनी कल पेड़ की जड़ में जाकर समा गई थी। सूरज भागकर अंदर गया और जाकर कुछ खुदाई का सामान लेकर आ गया। उसने तुरंत पेड़ के चारों तरफ खुदाई करने का निश्चय किया, और वो खुदाई करने लगा। सबसे पहले उसने खुदाई करना उसी जगह से शुरू किया जहां उसने पिछली रात उस रोशनी को समाते हुए देखा था।
उसने थोड़ी बहुत ही खुदाई की होगी कि अचानक उसके उसके फावड़े से कोई लोहे की चीज जैसी टकराई और टन की आवाज हुई। वो समझ गया यहाँ पर कुछ चीज तो है। फिर उसने फावड़े को साइड में रखकर हाथों से खुदाई करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर तक मिट्टी हटाने के बाद उसको वहां पर एक छोटा सा संदूक मिला। उसने तुरंत उस संदूक को बाहर निकाल लिया। उस संदूक को जब उसने बाहर निकाला और उसके ऊपर की मिट्टी को साफ किया, वो संदूक काफी खूबसूरत था। उसके ऊपर कुछ कुछ कलाकृतियां बनी हुई थीं। सूरज को वो सारी कलाकृतियां देखकर बहुत खूबसूरत लग रही थीं, लेकिन उनका कोई मतलब भी होगा ये सूरज को बिल्कुल नहीं पता था। सूरज अब उस छोटे से बक्से को तुरंत खोलकर देखना चाहता था कि उसके अंदर क्या है। कहीं कोई खजाना तो नहीं है जो कि उसके दादा या उसके पिता उसके लिए छोड़ कर गए हों। सूरज ने तुरंत एक ताला तोड़ने के लिए छोटा सा पत्थर ढूंढा और पत्थर से थोड़ी देर तक मारने के बाद ही वो ताला तुरंत टूटकर एक तरफ गिर गया। सूरज ने तुरंत उस बक्से को खोला और बक्सा खोलकर देखते ही सूरज को काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस संदूक के अंदर इतना संभाल कर कोई धन दौलत नहीं रखी गई थी। एक किताब रखी गई थी। वो एक ऐसी किताब थी जो किताब सूरज कभी भी इन चीज़ों के बारे में ना तो जानता था, ना ही उसने सुना था। वो किताब थी यक्षिणी की। उस किताब के ऊपर के कवर पर एक तस्वीर बनी हुई थी। सूरज ने जैसे ही उस किताब को हाथ लगाया, तुरंत उसे अपना सपना वापस से अपनी आंखों के सामने दौड़ता हुआ नजर आने लगा। वो रोशनी फिर से घूमती हुई सूरज का नाम लेती हुई उसे दिखाई देने लगी, लेकिन आज वो रोशनी धीरे धीरे छटते हुए सूरज के सामने आ चुकी थी। वो लड़की कोई और नहीं, वो वही लड़की थी जिसकी तस्वीर उस किताब के ऊपर बनी हुई थी। वो इतनी खूबसूरत थी मानो जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा हो या फिर कोई देवी। सूरज तो पहले बेसुध सा होकर बहुत देर तक उसी तस्वीर को निहारता रहा, और फिर जब उसे थोड़ा होश आया तब वो उस बक्से और किताब दोनों चीज को लेकर घर के अंदर भागकर पहुंच गया। उसे अब देखना था, जानना था कि आखिरकार उस किताब में क्या है। वो पढ़ना चाहता था और सूरज ने वैसा ही किया। आज सूरज घर के बाहर निकला ही नहीं। वो सुबह से लेकर शाम तक उसी किताब को पढ़ने में लगा हुआ था। जैसे जैसे वो इस किताब को पढ़ता जा रहा था, उसकी उत्सुकता उस यक्षिणी से मिलने की बढ़ती जा रही थी। वो अब इतना ज़्यादा वशीभूत हो चुका था कि उसे हर हाल में उस यक्षिणी को पाना था। उस यक्षिणी को पाने के तरीके उस किताब में लिखे हुए थे। सूरज ये तय कर चुका था कि उसे उस किताब के सारे तरीकों को आजमाना है और हर हाल में यक्षिणी को अपना बनाना है। वो उस किताब के अंत तक गया ही नहीं कि उसे सारी बातें पता चल सके। वो उस किताब को जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था, बस उसे अब इस चीज से ही मतलब था कि यक्षिणी किस तरह से उसे मिल सकती है। और किताब में दिए हुए सारे नियम, दिन और मंत्रों के अनुसार सूरज ने ये तय कर लिया कि उसे अब ये साधना, ये सिद्धि करनी ही करनी है। सूरज ने ये साधना शुरू कर दी और जैसा कि उस किताब में लिखा हुआ था, ठीक उतने ही दिनों में और उसी मंत्र के माध्यम से सूरज ने यक्षिणी को सच में अपने पास बुला लिया। और जैसा जैसा उस किताब में लिखा हुआ था, सारी चीज़ें सूरज के साथ बिल्कुल वैसी ही होती जा रही थी। सूरज अब इस चीज़ से काफ़ी खुश था कि वो यक्षिणी को बुलाना चाहता था, तो यक्षिणी आज उसके सामने है।
लेकिन यक्षिनी के सामने आते ही उस किताब में जो एक सबसे खास बात लिखी हुई थी, सूरज उस चीज को भूल चुका था। यक्षिनी से आप जब कुछ वादे लेते हैं तब यक्षिनी भी आपसे कुछ वादे लेती है। उन वादों को कभी भी बिना सुने बिना जाने हाँ नहीं करना चाहिए। लेकिन सूरज उसके सुंदरता के माया जाल में इस तरह से फंस चुका था कि सूरज के दिमाग से अब हर बात निकल चुकी थी। उसे तो हर हाल में यक्षिनी को पाना था। इसलिए सूरज ने तुरंत हाँ कर दिया और यक्षिनी अब उसके साथ हमेशा उसी घर में रह रही थी। यक्षिनी उसे हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करती और बदले में सूरज से सिर्फ और सिर्फ पत्नी वाला प्यार चाहती थी। सूरज ये चीजें बेतहाशा करता जा रहा था, क्योंकि उसे तो विश्व की सबसे सुंदर स्त्री अपने साथ होने का अब ऐसा सुरूर चढ़ चुका था जो उसके सर से शायद कभी उतरने ही वाला नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और गांव के आसपास के लोग जब भी सूरज से मिलना चाहते, उससे बातें करने के लिए आते। सूरज अब उन लोगों से जबकि पहले बहुत मिलनसार तरीके से मिला करता था, वही सूरज आज उन लोगों को हमेशा अपने से दूर करने की कोशिश किया करता था। वो जल्दी से जल्दी उन लोगों को वहां से भगाने का प्रयत्न किया करता था। सूरज अब ज़्यादातर अकेले ही रहना पसंद करता था, क्योंकि वो सच में अकेला कभी नहीं होता था। उसके साथ हमेशा यक्षिनी हुआ करती थी। सूरज अपनी जिंदगी का भोग विलास का सुख पूरी तरह से भोगता जा रहा था। वो इन चीज़ों में अब इतना ज़्यादा लिप्त हो चुका था, डूब चुका था कि उसे दीन दुनिया या किसी चीज़ से ना कोई मतलब थी और ना ही कोई खबर। देखते ही देखते 6 महीने बीत चुके थे और 6 महीने बीतने के बाद सूरज के पास अब वो हर चीज़ थी जो कि सूरज को चाहिए थी। लेकिन सूरज अब इन चीज़ों से धीरे धीरे परेशान होने लगा था। सूरज को अब ऐसा चाहिए था कि वो इन चीज़ों से थोड़ा बहुत निकलकर लोगों में भी घुलना मिलना कर सके, लेकिन यक्षिनी ऐसा कभी नहीं चाहती थी। इसलिए वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने यक्षिनी को ये वादा किया था कि वो उसकी हर बात हर हाल में मानेगा। धीरे धीरे अब सूरज यक्षिनी की ज़रूरतों को पूरा करने में खुद को सक्षम महसूस नहीं कर रहा था और इसी बीच गांव में धीरे धीरे लोग अचानक अजीब तरीके से गायब होने लगे थे। इस विषय पर गांव के सारे लोग अब बहुत परेशान हो चुके थे। इसीलिए आज गांव में पंचायत बिठाई गई थी और वहां पर गांव के सारे लोग मौजूद थे सिवाय सूरज के। पंचायत शुरू हुई और लोगों के बीच बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन इस बात का कोई भी हल नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो लोग जिस तरह से गायब हो रहे थे, ये किसी को भी पता नहीं था कि इसके पीछे किसका हाथ है। वहाँ पर वो इंसान भी मौजूद था जो कि सूरज के यहाँ पहली रात आए थे, जिन्होंने अपना परिचय सूरज के दादाजी के दोस्त के रूप में दिया था। वो सारी बातें बहुत ज़्यादा गौर से सुन रहे थे और सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने उस भीड़ में नज़रें दौड़ाकर सूरज को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सूरज को बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी जब उन्हें सूरज कहीं नहीं दिखा, तब उन्होंने लोगों से ये जानने की कोशिश की कि सूरज यहाँ क्यों नहीं आया। ये बात किसी को भी नहीं पता थी और पंचायत थोड़ी देर तक ऐसे ही चली और आखिरकार बिना किसी सॉल्यूशन के पंचायत को ख़त्म कर दिया गया। ये पंचायत ख़त्म होते ही वो सूरज के दादाजी के दोस्त आखिरकार वहाँ से घर ना जाकर सूरज के घर पर पहुँच गए। उन्होंने सूरज का दरवाज़ा खटखटाया। सूरज उनके सामने आया। आज ये सूरज
उस सूरज से बहुत अलग लग रहा था जिससे वो पहले दिन मिले थे। सूरज का चेहरा काफ़ी डल हो चुका था। सूरज की हालत अब धीरे धीरे ऐसी होती जा रही थी जैसे अंदर ही अंदर कोई सूरज का खून पी रहा हो। सूरज की ऐसी हालत देखकर उन्होंने चिंता भरे स्वर में सूरज से पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? सूरज ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? और आप आज अचानक यहाँ पर कैसे आ गए? सूरज के मुंह से ऐसी बात सुनते ही उनको काफ़ी अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कुछ भी अभी नहीं कहा। वो बस सूरज के घर में एक बार अंदर आना चाहते थे, लेकिन सूरज ने साफ साफ इनकार कर दिया। सूरज का ऐसा अजीब सा स्वभाव उन्हें काफ़ी खटक रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो वहाँ से चुपचाप जा चुके थे और आखिरकार उनके दिमाग में कुछ बातें चलने लगी। उन्होंने सूरज को जाते वक्त हाथ में धीरे से कोई एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया और वो वहाँ से चले गए। उनके वहाँ से जाने के बाद सूरज को ये एहसास हुआ कि वो उसके हाथ में कुछ देकर गए हैं। सूरज घर के अंदर आकर उसने दरवाज़ा लगा लिया और थोड़ी देर के लिए इधर उधर होने पर उसने उस कागज के टुकड़े को खोलकर जब पढ़ा, तब उसमें जो बात लिखी गई थी वो पढ़ते ही सूरज के होश उड़ चुके थे। उसमें लिखा था, बेटा मुझे पता है कि तुमने एक ऐसी गलती कर दी है जो शायद तुम्हारे दादाजी ने की थी। मैं इसीलिए नहीं चाहता था कि तुम यहाँ पर रुको। तुमने अगर उस यक्षिणी को बुला लिया है तो उस यक्षिणी को हर हाल में यहाँ से भेजना पड़ेगा, वरना गांव में जिन लोगों की मृत्यु हो रही है उनके साथ साथ तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। और ये बात पढ़ते ही सूरज के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। सूरज को भी अपनी हालत में अब बदलाव तो महसूस होने लगा था, लेकिन सूरज अब क्या कर सकता था। सूरज को किसी भी तरह जाकर अब उनसे मिलना था, उनसे बातें करनी थी, जानना था कि ये बात बिना सूरज के बताए उनको कैसे पता चली। इस वजह से सूरज ने ये तय किया कि वो किसी न किसी बहाने से अगले दिन घर से बाहर निकलेगा और उनसे मिलकर सारी बातें जानेगा। अगले दिन सूरज ने ऐसा ही किया। वो कोई बहाना बनाकर घर के बाहर अब जा चुका था। वो भागते हुए उन दादाजी के दोस्त के घर पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने तुरंत दादाजी के सामने सारी बातें बता दी और बताते ही दादाजी ने ये कहा, उन्हें ये बात पहले से पता है और तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे दादा इसी वजह से बिल्कुल नहीं चाहते थे कि तुम या तुम्हारे पिता यहाँ पर रहो, क्योंकि वो यक्षिणी सारी यक्षिणियों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। कहा जाता है कि कुछ यक्षिणियाँ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने के बाद अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगी थीं और वो चाहती थीं कि उनकी पूजा देवताओं से ऊपर की जाए। इस वजह से उन्होंने अपना एक अलग समाज बना लिया। ये यक्षिणियाँ यक्षिणियों के समाज से बहिष्कृत हैं और तो और इन्होंने हमेशा अपनी शक्ति का गलत उपयोग ही किया है। ये इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनसे छुटकारा पाने की विधि भी उसी किताब के अंत में लिखी हुई है और हो सकता है कि ये करने में तुम्हारी जान भी चली जाए। लेकिन जैसा कि अब तुम्हें पता होगा, धीरे धीरे गांव में लोग गायब हो रहे हैं। ये यक्षिणी उन सारे लोगों की बलि ले रही है और इसकी संख्या के मुताबिक जिस दिन लोगों की बलि पूर्ण हो जाएगी वो आखिरी बलि तुम्हारी लेगी और वो पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। उसके बाद इसे यहाँ से वापस इसके लोक में भेजना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए तुम जल्दी से जल्दी ये उपाय जो कि उस किताब में लिखा हुआ है उसे करो, वरना तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। ये सारी बातें सुनने के बाद सूरज को ये याद आया कि उसने सच में उस किताब को तो पूरा पढ़ा ही नहीं था। अब सूरज अपने घर जा चुका था। उसने उस किताब को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उस किताब को उसने कहाँ रखा था ये अब उसे याद ही नहीं था। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन आखिरकार उसे वो किताब मिल गई और वो किताब उसने पढ़ ली। वो किताब पढ़ने के बाद उसे ये पता चला कि उसे हर हाल में उस किताब के आखिरी पन्नों पे दिए हुए मंत्र का उच्चारण करके उस यक्षिनी को इस लोक से भेजना पड़ेगा। लेकिन वो जाते जाते उस इंसान की बलि लेकर ही जाएगी जिसने उसे इस लोक में बुलाया है। मतलब इस बार वो इंसान सूरज था। सूरज अब इस चीज़ के लिए तैयार था, क्योंकि सूरज के ही वजह से गांव के बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी। सूरज ने अब ये तय कर लिया कि वो इस साधना को फिर से करेगा और करके अपनी बलि देने के बाद गांव वालों को इस खौफ से बचा लेगा। अब सूरज ने उस साधना की तैयारी करना शुरू किया, लेकिन वो यक्षिनी इस साधना को पूर्ण कभी नहीं होने देती। उस साधना को पूर्ण करने के लिए उस बक्से के अंदर एक ऐसी माला रखी हुई थी जो कि सुरक्षा कवच थी। उस माला को पहनकर ही सूरज उस साधना को पूर्ण कर सकता था। और सूरज ने फिर उस बक्से से उस माला को निकाला और उस माले को पहनकर सूरज ने अपनी साधना शुरू की। उस साधना को शुरू करने के बाद थोड़ी ही देर में यक्षिनी उसके आसपास आ चुकी थी। वो बार बार उसे छूने की, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, ताकि सूरज ये साधना बीच में ही छोड़ दे और यक्षिनी अपनी संपूर्ण बलि लेकर अपने ताकत को बढ़ा सके। आखिरकार उसके लाख कोशिशों के बावजूद भी वो सूरज तक ना तो पहुंच पा रही थी और ना ही वो सूरज को कोई नुकसान पहुंचा पा रही थी। सूरज ने रात खत्म होने से पहले पहले अपनी वो साधना, मंत्रों का उतना जाप पूर्ण कर लिया था। अब बारी थी उसकी बलि की। सूरज ने आओ देखा ना ताओ, खुद का गला खुद के हाथों से उसने काट दिया और सूरज का सर उसी सामने रखे हवन कुंड में जाकर गिर गया। जैसे ही सूरज का सर उस हवन कुंड में जलने लगा, यक्षिनी भी खुद को आग की लपटों में महसूस कर रही थी। थोड़ी ही देर में यक्षिनी चीख पुकार करती हुई वहां से गायब हो चुकी थी। पूरा माहौल बिल्कुल शमशान की शांति की तरह शांत हो चुका था और थोड़ी ही देर में वहां पर वो दादाजी के मित्र पहुंच गए और उन्होंने वो किताब, वो माला, वो संदूक उठाया और वो वहां से चले गए। उसके बाद गांव में ऐसी कोई मौत नहीं हुई, लेकिन ना तो सूरज का शरीर मिला और ना ही गांव वालों को कभी ये पता चला कि सूरज अचानक ऐसे कहाँ चला गया। और उसके बाद वो दादाजी के मित्र का भी कभी कोई पता नहीं चला, वो भी कहाँ चले गए, इस बात का पता लोगों को कभी नहीं चल पाया। लेकिन उस गांव की शांति पहले की तरह अब वापस से बरकरार हो चुकी थी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जैसा कि मैंने आपको पिछली कहानी के अंत में बताया था, मैं अपने सारे दोस्तों का नाम और शहर दोनों जानना चाहती हूँ। तो अभी भी अमित जी और आकाश जी ने अपना अपना शहर मुझे नहीं बताया है, तो कृपया करके आप दोनों से निवेदन है
कि आप दोनों जैसे इतना सारा प्यार और सपोर्ट मेरे लिए करते हैं, वैसे ही एक और सपोर्ट करें कि आप अपना शहर मुझे बताएं। आप दोनों को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। आप दोनों हमेशा अपना इतना सारा प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखते हैं। बाकी सारे मेरे दोस्तों से भी मेरी यही उम्मीद है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।